हेलो फ्रेंड्स, मैं फिर से एक बार आपका स्वागत करता हूं हमारे चैनल बीपीएस एकेडमी में, जहां पे हम एंटिटी के ऊपर बात करते हैं। आज हम जिस सब्जेक्ट पे बात करेंगे वो है चाइल्ड साइकोलॉजी, जो आपके एंटिटी के पेपर 1 का पार्ट ए है। चाइल्ड साइकोलॉजी का जो पहला चैप्टर है, चाइल्ड साइकोलॉजी का मीनिंग, इंपॉर्टेंस, आज हम उसके ऊपर बात करने वाले हैं। तो आज हम जिस टॉपिक पे बात करेंगे वो है चाइल्ड साइकोलॉजी का मतलब क्या होता है, उसकी परिभाषाएं क्या क्या है, उसका स्कोप क्या क्या है, उसके महत्व क्या क्या है और उसकी क्या क्या विधियां हैं जिसके थ्रू हम चाइल्ड साइकोलॉजी को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। अगर हम चाइल्ड साइकोलॉजी की बात करें तो बच्चे का विकास होना शुरू हो जाता है जब वो माँ के गर्भ में होता है, तब से ही उसका विकास होना शुरू हो जाता है। और ये जो चाइल्डहुड पीरियड जिसको हम कहते हैं, या चाइल्डहुड का जो समय होता है, वो होता है बचपन से लगाकर 12 साल की आयु तक। 12 साल के बाद 18 साल तक उसको एडोलेसेंट एज बोलते हैं, जो युवा अवस्था यू कह सकते हैं आप, या युवा अवस्था के जो पहले का पीरियड होता है, टीनेज उसको कहते हैं। अब चाइल्ड साइकोलॉजी बेसिकली एक स्टडी है जिसके अंदर हम चाइल्ड के बिहेवियर को पढ़ते हैं। ओके, तो चाइल्ड साइकोलॉजी इज अ स्टडी ऑफ चाइल्ड द मोमेंट ऑफ द कंसेप्शन टू द टाइम व्हेन ही एंटर टू द एडोलेसेंट पीरियड। तो चाइल्ड साइकोलॉजी बच्चे की वो स्टडी है जो माँ के गर्भ धारण करने से लगाकर 12 वर्ष की आयु तक, यानी कि जब तक वो एडोलेसेंट एज में यानी कि टीनेज में प्रवेश नहीं करता है, तब तक बच्चे की जो भी साइकोलॉजी होती है, जो भी बिहेवियर होता है, उसको हम चाइल्ड साइकोलॉजी कंसीडर करते हैं। और चाइल्ड साइकोलॉजी आज की पीरियड की या आज के समय की सबसे ज़्यादा एक उभरता हुआ फील्ड है, क्योंकि आज बच्चों के अंदर जो चेंजेस आ रहे हैं, जो अलग अलग चेंजेस आ रहे हैं, उनको समझने के लिए, उनको फेस करने के लिए, वो सॉल्व करने के लिए हमें बच्चों की मानसिकता को समझना बहुत ही ज़्यादा आवश्यक है। क्योंकि ये जो चाइल्डहुड एज होती है, ये एज ग्रोथ की भी होती है और डेवलपमेंट की भी होती है। इसमें विकास भी बहुत ज़्यादा होता है, बच्चों का मानसिक विकास भी हो रहा होता है, शारीरिक विकास भी हो रहा होता है। तो इस एज को हम सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण एज मानते हैं। अब अगर मनोविज्ञान की बात करें तो मनोविज्ञान एक व्यवहारिक जीवन है और इसकी अनेक व्याख्याएं अनेक प्रकार से की गई है। बहुत सारे अलग अलग विद्वानों ने इसकी अलग अलग व्याख्याएं की हैं। तो आज अभी इनकी डेफिनेशन की अगर हम बात करते हैं तो क्रो एंड क्रो ने इसकी जो डेफिनेशन दी है वो है, चाइल्ड साइकोलॉजी इज अ साइंटिफिक स्टडी ऑफ इंडिविजुअल फ्रॉम विच प्रीनेटल बिगिनिंग थ्रू द अर्ली स्टेजेस ऑफ हिज एडोलेसेंट पीरियड। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया, यही क्रो एंड क्रो की डेफिनेशन है कि ये एक साइंटिफिक स्टडी है, एक वैज्ञानिक स्टडी है, एक बच्चे की जब से वो माँ के गर्भ में होता है तब से लगाकर जब तक वो टीनेज में एंटर नहीं करता है तब तक की जो स्टडी है वो चाइल्ड साइकोलॉजी कहलाती है। अब हम अगर वॉटसन की बात करते हैं तो उन्होंने चाइल्ड साइकोलॉजी को एक साइंटिफिक स्टडी माना है, बच्चों की एक वैज्ञानिक स्टडी। तो उन्होंने वॉटसन ने कहा है कि चाइल्ड साइकोलॉजी एक बच्चों की वैज्ञानिक स्टडी है। अब अगर हम एक और विद्वान है हार्लॉक, उनकी अगर बात करते हैं तो उन्होंने बोला कि चाइल्ड साइकोलॉजी इज अ पॉजिटिव साइंस which studies the behavior of the child in the context of his atmosphere, treating the child as an individual। इसको बहुत समझने की बात है। उन्होंने ऐसा बोला, चाइल्ड साइकोलॉजी जो है ये एक पॉजिटिव साइंस है, एक पॉजिटिव साइंस है जिसमें बच्चों के बिहेवियर को हम पढ़ते हैं, हम समझते हैं, बच्चे के व्यवहार को हम समझने की कोशिश करते हैं, जो कि उसके जो वातावरण है उसको भी ध्यान में रखते हुए। अच्छा, बच्चा जिस वातावरण में पल रहा है, बढ़ रहा है, उसको ध्यान में रखते हुए हम उसके बिहेवियर को पढ़ते हैं। यहाँ ये जो वातावरण है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट शब्द है, क्योंकि वातावरण का आपके व्यवहार के ऊपर प्रभाव पड़ता है, हमें पता है। तो बच्चे का जो व्यवहार है, जो बिहेवियर है, उसको हम पढ़ते हैं, उसको हम स्टडी करते हैं, उसके वातावरण को ध्यान में रखते हुए। तो ये जो है ये हार्लॉक जी ने बोला था। इसके अलावा और भी बहुत सारे विद्वानों की डेफिनेशंस हैं, जैसे कि वुडवर्थ ने बोला था कि अपने वातावरण के संबंध में व्यक्ति की क्रियाओं से संबंधित विज्ञान को मनोविज्ञान की संज्ञा दी जाती है। फिर एक जेम्स ड्राइवर है, उनकी एक परिभाषा आप लिख सकते हैं। इन्होंने मनोविज्ञान की परिभाषा शारीरिक व मानसिक व्यवहार की व्याख्या करने वाले विज्ञान के रूप में की है और इसका संबंध भौतिक अनुबंध के अनुरूप में किया है। तो ये अलग अलग लोगों की डेफिनेशन है। इसमें थॉमसन की भी डेफिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। उन्होंने कहा है कि बाल मनोविज्ञान सभी को एक नई दिशा में संकेत करता है, यदि उसे उचित रूप में समझा जा सके तथा उचित समय पर उचित ढंग से विकास हो सके, इससे हर बच्चा सफल और सुप्रसिद्ध बन सकता है। देखिए, यहाँ पे जो थॉमसन ने बात कही है वो ये कही है कि अगर हम हर बच्चे के मनोविज्ञान को समझे, बाल मनोविज्ञान को समझे और उसको सही दिशा दें, उसको सही ढंग से दिशा के अंदर ढालें, तो वो बच्चा आगे जाके विद्वान और सफल बच्चा बन सकता है, प्रसिद्ध बच्चा बन सकता है। ठीक है, उचित समय पर उसको समझना जरूरी है और उचित ढंग से उसका विकास करना जरूरी है।
तो ये सारी अलग अलग परिभाषाएं हैं जो अलग अलग लोगों ने दी हैं। अब हम बात करते हैं कि इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, इसका महत्व क्या है चाइल्ड साइकोलॉजी का। तो चाइल्ड साइकोलॉजी की जब हम बात करते हैं तो सबसे पहले ये कहाँ काम आता है, आप समझ सकते हैं, ये काम आता है अंडरस्टैंडिंग स्टूडेंट। अगर आप बाल मनोविज्ञान समझते हैं, अगर आप बच्चों के मनोविज्ञान को समझते हैं, तो आपको विद्यार्थियों को समझने में कोई समस्या नहीं होगी, क्योंकि विद्यार्थी भी आखिर बच्चे ही होते हैं ना। तो विद्यार्थियों को समझने के लिए चाइल्ड साइकोलॉजी समझनी बहुत जरूरी है। तो ये कहाँ काम आता है, ये बच्चों को, विद्यार्थियों को समझने में काम आता है। फिर इसका महत्व कहाँ है, इंप्रूवमेंट इन टीचिंग मेथड, बच्चों के पढ़ाने के तरीके में इंप्रूवमेंट करना, उसको अच्छा करना, उसको ढंग से समझ के करना। जो बच्चों को हम कैसे पढ़ाएंगे, किन किन तरीकों से पढ़ाएंगे, उसको अगर हम इंप्रूव करना चाहते हैं तो हमें चाइल्ड साइकोलॉजी पढ़नी पड़ेगी। फिर होता है इंप्रूवमेंट इन करिकुलम मतलब आपका जो कोर्स होता है, जो सिलेबस होता है, हमें बच्चों को क्या पढ़ाना चाहिए, जो कोर्स करिकुलम होता है, छोटे बच्चों को क्या पढ़ाना चाहिए, वो कोर्स करिकुलम का अगर इंप्रूवमेंट करना है, विकास करना है, तो भी हमें चाइल्ड साइकोलॉजी को समझने की बहुत जरूरत है। फिर ये काम आता है इवेल्यूएशन एंड टेस्टिंग। हमें किसी को समझना है, उसको एग्जाम टेस्ट करना है, या बच्चे को टेस्ट करना है, बच्चे को इवेल्युएट करना है, बच्चे को जांचना है, तो भी चाइल्ड साइकोलॉजी बहुत काम आती है कि बच्चा ऐसा क्यों कर रहा है, वो कैसे बिहेव कर रहा है, वो कैसा व्यवहार कर रहा है। अगर ये इवेल्यूएशन करना है हमें बच्चे को, तो भी चाइल्ड साइकोलॉजी बहुत काम आती है। फिर अगला जो इसका इंपॉर्टेंस है वो है डायग्नोसिस एंड सॉल्यूशन ऑफ क्लासरूम प्रॉब्लम। अब जो क्लासरूम के जो समस्याएं होती है, आप में से अगर कुछ लोग टीचर हैं तो उनको पता ही होगा कि क्लासरूम में अलग अलग तरह की प्रॉब्लम्स आती हैं। इनको डायग्नोस करना मतलब इनको जांचना, इनको समझना कि ये समस्या क्यों आई, कैसे आई, क्या हुआ था जिसकी वजह से ये समस्या उभर के सामने आई है, और फिर इसका सॉल्यूशन करना कि अब इसका सॉल्यूशन क्या हो सकता है, कैसे हम क्लासरूम में आने वाली अलग अलग समस्याओं का समाधान कर सकते हैं। अब ये जो समस्याएं ये पढ़ाई से रिलेटेड हो सकती हैं, ये बच्चों के व्यक्तिगत जीवन से रिलेटेड हो सकती हैं, ये स्कूल से रिलेटेड हो सकती हैं, ये बच्चों के दूसरे टीचर्स के साथ समस्या हो सकती है। ऐसी बहुत सारी समस्याएं होती है, ये कैसे सॉल्व की जा सकती है। फिर आता है डिसिप्लिन एंड एडमिनिस्ट्रेशन। तो अगर डिसिप्लिन रखना है बच्चों के अंदर और एक प्रॉपर एडमिनिस्ट्रेशन रखना है, तो भी चाइल्ड साइकोलॉजी बहुत काम आती है, क्योंकि डिसिप्लिन, बच्चों को डिसिप्लिन में रखने के लिए भी चाइल्ड साइकोलॉजी का एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। अगर आप चाइल्ड साइकोलॉजी समझते हैं तो आपको बच्चों को डिसिप्लिन में रखने में ज्यादा समस्या नहीं होगी। अब इसका जो अगला जो मेरे हिसाब से वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है, या इंपॉर्टेंट चीज है चाइल्ड साइकोलॉजी को समझने का, जो सबसे बड़ा फायदा है वो है कि इससे बच्चों और टीचर के बीच में जो रिलेशनशिप होती है वो सुधरती है। जो संबंध होता है टीचर स्टूडेंट का, वो बहुत अच्छा हो जाता है। अगर टीचर चाइल्ड साइकोलॉजी समझेगा तो दिखती बात है कि वो बच्चों को भी समझेगा, और वो बच्चों को अगर अच्छे से समझने लग जाएगा तो उसका बच्चों के साथ जो संबंध है वो बहुत अच्छा हो जाएगा। और लास्ट में जो इसका एक फायदा है वो ये है कि एक्सपेरिमेंट और रिसर्च करने में काम आता है। आप जो प्रयोग करते हो, जो रिसर्च करते हो, उसमें भी चाइल्ड साइकोलॉजी अगर आपको पता है तो आप अलग अलग प्रयोग कर सकते हो, चाहे वो क्लासरूम के अंदर के प्रयोग हो, चाहे बच्चों के पढ़ाने के अंदर प्रयोग हो, या बच्चों के ऊपर भी प्रयोग कर सकते हो आप, अगर आप चाइल्ड साइकोलॉजी समझते हैं तो ये जो मैंने आपको कुछ 7-8 पॉइंट बताए, ये सारे चाइल्ड साइकोलॉजी के महत्व हैं, इंपॉर्टेंस हैं, जिसके थ्रू आप चाइल्ड साइकोलॉजी के फायदे, अगर आपको चाइल्ड साइकोलॉजी आती है तो ये सारी चीजें आपको मदद करेगी। अब इसके बाद हम बात करते हैं इसका स्कोप क्या क्या है। तो इसका स्कोप है स्टेजेस ऑफ ग्रोथ एंड मैच्योरिटी। बच्चा जब पैदा होता है तो उसकी अलग अलग स्टेजेस क्या होगी, वो कब विकास कर रहा है, तो उसके अंदर भी चाइल्ड साइकोलॉजी आपकी बहुत मदद कर सकता है। अगर आपको चाइल्ड साइकोलॉजी पता है तो आप ये समझ सकते हो कि बच्चा अभी ग्रुप विकास के कौन सी स्टेज पे है, उसका कितना डेवलपमेंट अभी तक हुआ होना चाहिए, कितना उसको अभी करना है, वो एडोलेसेंस एज में नहीं है, फर्स्ट 6 मंथ में उसके अंदर क्या क्या चेंजेस आते हैं। ये सारी चीजें अगर आप समझना चाहते हैं तो आपको चाइल्ड साइकोलॉजी पढ़नी पड़ेगी। अगला है एनवायरमेंट इन्फ्लुएंस अपॉन डेवलपमेंट। अब ये भी एक चीज स्कोप है कि आप ये भी स्टडी कर सकते हैं कि जो वातावरण का प्रभाव है वो विकास के ऊपर किस तरह से पड़ रहा है। जो आसपास का वातावरण है, जो एनवायरमेंट है, वो बच्चे के विकास को किस तरह से इफेक्ट कर रहा है, किस तरह से प्रभावित करता है, और वातावरण से उसके डेवलपमेंट का, उसके विकास का क्या संबंध है। तो ये भी आप चाइल्ड साइकोलॉजी में समझ सकते हैं। अब इसके बाद जो है वो है इंटरेक्शन बिटवीन द चाइल्ड एंड द मेंबर ऑफ द सोसाइटी। ये भी चाइल्ड साइकोलॉजी का एक स्कोप है
कि बच्चा जो समाज है या समाज के जो लोग हैं उनसे किस तरह से वार्तालाप करता है, किस तरह से इंटरेक्ट करता है, किस तरह से उनसे क्या सीख रहा है, कैसे सीख रहा है, कैसे वातावरण में होने वाले बदलावों को वो ले रहा है, सामाजिक परिवर्तनों को वो किस तरह से अपने जीवन में उतार रहा है और क्या किस तरह से इससे उसका विकास प्रभावित हो रहा है। तो ये भी चाइल्ड साइकोलॉजी का ही स्कोप है। फिर इसमें मेंटल प्रोसेसेस आते हैं, बच्चे के जो अलग अलग मानसिक विकास है, जो अलग अलग मेंटल प्रोसेसेस होते हैं। जैसे कि अगर आपने पढ़ा हो तो बच्चे के परसेप्शन होते हैं, उसकी याददाश्त होती है, उसके सोचने की क्षमता होती है, फिर उसकी इमेजिनेशन पावर होती है, फिर उसके सीखने की क्षमता होती है, फिर चीज़ों को एक दूसरे से जोड़ के देखने के जो एसोसिएशन कहते हैं वो होती है, फिर उसकी जो व्यक्तित्व का विकास होता है वो होता है, और इसी तरह से और बहुत सारे मेंटल फंक्शंस होते हैं, मानसिक क्रियाएं होती है। उन सब को अगर आप समझना चाहते हैं बच्चों के, तो अभी वो चाइल्ड साइकोलॉजी का ही पार्ट है। फिर इसके अंदर आपका एक और स्कोप आता है, इंडिविजुअल डिफरेंसेस बिटवीन चिल्ड्रन। बच्चों के आपस में जो डिफरेंसेस होते हैं या दो बच्चों के बीच के अगर आप डिफरेंसेस को समझना चाह रहे हैं कि दो बच्चे सेम जगह से आए हैं, एक ही एनवायरमेंटल चीजें भी, उनके प्रभाव भी एक जैसे हैं, बट फिर भी उनके अंदर क्या परिवर्तन है, क्या अलग अलग चीजें हैं, उसको समझने के लिए भी चाइल्ड साइकोलॉजी का उपयोग किया जा सकता है। चाइल्ड साइकोलॉजी को समझना जरूरी है उसके लिए भी। अब चाइल्ड साइकोलॉजी को समझने के लिए या स्टडी करने के लिए कौन कौन से मेथड हैं, तो देखिए बहुत सिंपल है। सबसे पहला है नेचुरलिस्टिक ऑब्जर्वेशन। नेचुरलिस्टिक ऑब्जर्वेशन मतलब आप बच्चे के साथ जब वक्त बिताते हैं, आप बच्चे के साथ जब थोड़ा समय व्यतीत करते हैं, तो आप अपने आप उनको देखकर, उनके व्यवहार को देखकर, नेचुरली ही आप ऑब्जर्व करके, ऑब्जर्वेशन मतलब उनको देखकर सीखना, तो उनको देखकर भी आप बहुत सारी चीजें स्टडी कर सकते हैं बच्चे की चाइल्ड साइकोलॉजी के बारे में, कि इस बच्चे की साइकोलॉजी कैसी रही होगी। फिर इसके अंदर आता है चाइल्ड बायोग्राफीज। बच्चों के बारे में, बच्चों की जो बायोग्राफीज होती है, बच्चों के बारे में जो कहानियां होती है, बच्चों की जो किस्से होते हैं, उनको सुन के, उनको समझ के भी आप उसकी साइकोलॉजी के बारे में पता कर सकते हैं। फिर ऑटोबायोग्राफीज हो सकती है, बच्चों ने अगर कुछ लिखा है, किसी पेपर पे कुछ लिखा है, खुद के बारे में कुछ लिखा है, तो उसको भी आप पढ़कर भी काफी चाइल्ड साइकोलॉजी सीख सकते हैं या स्टडी कर सकते हैं बच्चों की साइकोलॉजी को। फिर आता है कंपैरिजन। दो बच्चों को आपस में अगर आप कंपेयर करते हैं, तो अभी आपको उनके बीच के अंदर की जो साइकोलॉजी है, दोनों के बच्चों की जो साइकोलॉजी है वो समझ में आ जाएगी। ठीक, तो ये भी एक स्टडी करने का मेथड हुआ, कंपैरिजन भी। फिर होता है साइकोफिजिकल स्टडीज। साइकोफिजिकल स्टडीज ऐसी होती है कि उसकी बॉडी लैंग्वेज, उसकी व्यवहार करना, उसके वो कैसे व्यवहार कर रहा है, उसका विकास कैसा हो रहा है, उन सबको स्टडी करके आप चाइल्ड साइकोलॉजी को स्टडी कर सकते हैं। फिर स्टैटिकल मेथड है। स्टैटिकल मेथड जैसा कि सांख्यिकी विधियां जिसको हम कहते हैं, जिसके अंदर आप आंकड़ों का विश्लेषण करते हैं तथा फिर परिणाम जो आते हैं उनको स्टडी करते हैं। तो ये हो गए आपके स्टैटिकल मेथड यानी कि सांख्यिकी विधि। उसके बाद इंटरव्यू जैसा कि लिखा होता है कि प्रश्नावली विधि होता है, जिसमें क्वेश्चन आंसर, उससे कुछ बात कीजिए, बच्चों से कुछ सवाल पूछिए और फिर उसके बाद उसकी साइकोलॉजी को आप स्टडी कर सकते हैं। फिर क्वेश्चनियर एंड चेकलिस्ट, उसमें बच्चों को प्रश्नावली देते हैं जिसमें बच्चों को बहुत सारे क्वेश्चन दिए हुए होते हैं। उन क्वेश्चंस के थ्रू बच्चे क्या आंसर लिख रहे हैं, उसके हिसाब से हम उसकी साइकोलॉजी को समझने में कोशिश करते हैं। अब इसमें बहुत सारा है कि विभिन्न प्रश्नों के उत्तर बालकों से प्राप्त किए जाते हैं। बहुत सारे क्वेश्चन आप बच्चों से ले लेते हैं। फिर बालक के विकास का अध्ययन और उनके बेस पे विकास का अध्ययन किया जाता है। एक जी स्टैनले हॉल ने सर्वप्रथम 123 क्वेश्चन की एक सूची बनाई थी बॉस्टन स्कूल के बच्चों के लिए, और उसके बेस पे उन्होंने बहुत सारे बच्चों की अलग अलग सीमाएं निकाली थी। विधि की वो थी, बच्चों के पूछे प्रश्न के भाव कठिन भाषा के कारण समझ नहीं पाते हैं, अगर लैंग्वेज बहुत टफ है तो बच्चा क्वेश्चन नहीं समझ पाएगा, जानबूझकर गलत उत्तर देना, माता पिता का पक्षतापूर्ण उत्तर देते हैं। ये बहुत सारे क्वेश्चनियर के बेस पे हम स्टैटिकल डेटा निकालते हैं और फिर उसके बाद स्टडी करते हैं। फिर आता है केस स्टडी एंड क्लिनिकल लिस्ट। आप अगर क्लिनिकल लिस्ट जाते हैं तो चिकित्सा विधि होती है जिसमें व्यक्ति के आचरण संबंधी उसकी जो डेवलपमेंट हुआ है, उसकी विचारधीन समस्याओं को आप समझते हैं और अलग अलग क्लिनिकल पद्धतियां होती हैं, उनको यूज करके अभी आप स्टडी कर सकते हैं। फिर लास्ट में जो आता है वो होता है एक्सपेरिमेंटल मेथड। अब जैसा कि इसमें लिखा हुआ है एक्सपेरिमेंटल मेथड, मतलब कि हम खुद परीक्षण करते हैं, निरीक्षण करते हैं और उसके हिसाब से हम अपने नतीजे निकालते हैं कि हमने ऐसा ऐसा किया था, उससे ये नतीजा है, और इससे हम ये समझे हैं कि बच्चों की स्टडी, ये साइकोलॉजी इस तरह की होती है। तो ये मैंने आपको कुछ करीब 10-12 स्टडी मेथड बताए स्टडी के, इसके अलावा भी बहुत सारे हो सकते हैं,
बट ये 10-12 मेथड आपको पता होने चाहिए कि चाइल्ड साइकोलॉजी को स्टडी करने के ये मेथड हो सकते हैं। देखिए, ये आपका पहला चैप्टर यहीं खत्म होता है। चाइल्ड साइकोलॉजी में ये 4-5 पहले चैप्टर के अंदर ये 4-5 सवाल बहुत महत्वपूर्ण थे जो मैंने आज आपके साथ डिस्कस किए हैं। अगर आपके इनसे संबंधित कोई भी क्वेरीज हो, कोई भी क्वेश्चन हो, तो आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं। मैं कोशिश करूंगा उनका जवाब देने की। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि हम पूरा एंटिटी का कोर्स इसी चैनल के अंदर कवर करने वाले हैं। थैंक यू।